क्या मुसलमानों का सियासत करना फ़िरका परस्ती है? क्या मुसलमान कोई सियासी पार्टी बनाता है तो फ़िरका परस्ती की अलामत है? अगर किसी पार्टी की लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में है तो उस पार्टी को सेकुलर पार्टियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा? कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह और दीगर लोगों को सियासत करने का, पार्टी बनाने का हक़ हासिल है, क्या उस तरीक़े से मुसलमानों को कांग्रेस से हटकर अपनी पार्टी बनाने का हक़ हासिल नहीं है? और अगर कोई मुसलमान इस तरह की कोशिशें करता है तो उसे फ़िरका परस्ती का नाम दिया जाएगा? क्या आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल या एसडीपीआई, मुस्लिम लीग या फिर इंडियन सेकुलर फ्रंट जो पार्टियां हैं, ये सेकुलरिज्म के बजाय फ़िरका परस्ती की अलामत है? ये सारे सवाल आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि G23 ग्रुप के नेताओं का मानना है कि इस तरह की पार्टियां कांग्रेस के बुनियादी नज़रिया के ख़िलाफ़ है, ये फ़िरका परस्ती के ज़ुमरे में आती है। और जिस तरीके से बंगाल में कांग्रेस और लेफ़्ट ने इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी अब्बास सिद्दीकी के साथ हाथ मिलाया है, वो फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ देना है। वो फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ने के बजाय फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ देना है, उसको बढ़ावा देना है। ये कांग्रेस के बुनियादी नज़रिया के ख़िलाफ़ है। क्या है पूरा मामला और कौन लोग हैं इस तरह की बात करने वाले, और क्या है G23 ग्रुप, इस बारे में हम तफसील से आज बात करने जा रहे हैं। आप अगर जानते हैं G23 के बारे में तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि अंदाज़ा लग सकें कि सियासी तौर पर आप कितने बेदार हैं, कितनी मालूमात रखते हैं, क्योंकि आजकल एक ग्रुप का नाम है G23। तो आइए बताते हैं पूरी जानकारी और आगाज़ यहीं से कि G23 ग्रुप कौन है। कांग्रेस में एक ग्रुप है 23 सीनियर नेताओं का, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद शामिल है, आनंद शर्मा है, कपिल सिब्बल है, शशि थरूर है, इस तरह के कई बड़े बड़े हैं। महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान है। इन सब लोगों को बागी कहा जाता है। इन सब लोगों ने पिछले साल यानी अगस्त 2020 में सोनिया गांधी के नाम एक ख़त लिखा था और कांग्रेस में सुधार की बात की थी और कहा था कि पार्टी को मुस्तकिल सदर मिलना चाहिए। इसी बुनियाद पर राहुल गांधी ने इन सबको बागी करार दे दिया। खबर यह भी आई कि इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मोदी के साथ मिलकर के कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। जिनके मुखालफिन हैं इन्हें बागी कह रहे हैं। हालांकि मैं इन्हें बागी नहीं मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस में सुधार की बात कर रहे हैं तो अपनी जगह सही है। हर एक बात को आरएसएस या मोदी की साजिश नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल इनके जो मुखालफिन हैं वो इन्हें G23 का नाम दे रहे हैं। जी का मतलब आप समझ गए होंगे। जी ये गद्दार वाली जी है, यानी गद्दार 23। साफ लफ्ज़ों में इनके मुखालफिन इन्हें गद्दार नहीं कह रहे हैं, तो G23 के नाम से याद कर रहे हैं। ये जो ग्रुप है इसमें कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल है और इन लोगों ने पिछले दिनों जम्मू में भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। और अब उसी के एक लीडर यानी आनंद शर्मा राज्यसभा में डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं और काफ़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखते हैं। उन्होंने आसाम और बंगाल में जो कांग्रेस की सियासत है उस पर साफ लफ्ज़ों में अपनी राय का इज़हार किया है। ख़ास तौर पर बंगाल में कांग्रेस ने जो अलायंस बनाया है उस पर इन्होंने सख्त लफ्ज़ों में एतराज़ किया है, निंदा की है। आनंद शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी अब्बास सिद्दीकी ने जो नई पार्टी बनाई है उस पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस गलत है, कांग्रेस के बुनियादी नज़रिया के ख़िलाफ़ है, कांग्रेस फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ रही है और अब्बास सिद्दीकी की जो पार्टी है वो फ़िरका परस्त पार्टी है, इसलिए उसके साथ कांग्रेस का अलायंस बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या है पहले आनंद शर्मा का ट्वीट, वो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं। हिंदी में उन्होंने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में लिखा, आईएसएफ और दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद पार्टी के बुनियादी नज़रिया के ख़िलाफ़ है, गांधीवादी और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के ख़िलाफ़ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा यानी रूह है। इन मुद्दों पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा होनी चाहिए थी। एक और ट्वीट आनंद शर्मा ने किया और उसमें लिखा, फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ाई में कांग्रेस कामयाब नहीं हो सकती है। हमें फ़िरका परस्ती के हर रूप से लड़ना है। मगरबी बंगाल कांग्रेस कमेटी के सदर की मौजूदगी और हिमायत शर्मनाक है।
उन्हें अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। दरअसल बंगाल में इस वक्त 3 महाज़ है, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी और तीसरा एक महाज़ है कांग्रेस लेफ्ट का, और इन दोनों पार्टियों ने अब्बास सिद्दीकी को तस्लीम कर लिया है। अब्बास सिद्दीकी बंगाल की सियासत में एक नया नाम है, एक नौजवान है। उनका ताल्लुक़ फुरफुरा शरीफ की खानक़ाह से है। वो पीरज़ादा है, सर पर टोपी पहनते हैं, चेहरे पर उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। उनकी इसी शक्ल सूरत को देख करके कांग्रेस के आनंद शर्मा ने उन पर फ़िरका परस्त होने का इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरी तरफ अब्बास सिद्दीकी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस नहीं किया, उनकी पार्टी का वो हिस्सा नहीं बने। यही सोचकर कि कांग्रेस और दीगर पार्टियों का मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी का ताल्लुक़ फ़िरका परस्ती से है, उनका जो नज़रिया है वो फ़िरका परस्ती वाला है, इसलिए हम उनकी पार्टी में नहीं जाएंगे। अब्बास सिद्दीकी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, अपनी अलग सियासी जमात बनाई। उसके नाम में भी उन्होंने कोई मजहबी लफ्ज़ या कोई उर्दू का वर्ड नहीं रखा, बल्कि नाम रखा इंडियन सेकुलर फ्रंट। अपने नाम में ही उन्होंने सेकुलरिज्म को शामिल कर लिया। इसके बावजूद कांग्रेस के आनंद शर्मा उन्हें सेकुलर मानने को तैयार नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सेकुलर न मानने की वजह समझ में आती है कि उनके नाम में ही इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और इस नाम पर कई सारे लोग एतराज़ करते हैं। अब्बास सिद्दीकी ने अपना नाम ही इंडियन सेकुलर फ्रंट रखा, इसके बावजूद भी इन्हें सेकुलर नहीं मान रहे हैं G23 के ये नेता, ये लोग। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि अब्बास सिद्दीकी मुसलमान हैं, या इसलिए कि उनके चेहरे पर दाढ़ी है, या फिर इसलिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी पार्टी बनाने का हक़ नहीं है? कांग्रेस ही सिर्फ सेकुलर है, कांग्रेस के अलावा कोई और सेकुलर नहीं है। अन्य पार्टियों में आनंद शर्मा ने कह कर के एक तरीके से मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भी शामिल कर लिया है। तारीख़ का ये पहला मौका है वैसे हिंदुस्तान की सियासत में जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीडरशिप को तस्लीम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की पुरानी रवायत रही है कि जब भी कोई मुसलमान सियासत में आता है, कोई मुसलमान सियासी पार्टी बनाता है, तो उन्हें आरएसएस का एजेंट ठहराया जाता है, बीजेपी का एजेंट ठहराया जाता है, और इस तरह करके उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम रहनुमाओं को उनके अपने ही कौम के लोगों में बदनाम कर दिया जाता है। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है, मुसलमानों की नफ्सियात से वाकिफ़ है कि मुसलमान बीजेपी के साथ कभी भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए बीजेपी इक़्तिदार में ना आए, इसे खौफ दिलाकर, ये अंदेशा ला करके हमें मुसलमानों का वोट हासिल करना है। और अगर कोई मुसलमान अपनी पार्टी बनाता है, चुनाव लड़ता है, तो उसे हम कहेंगे इसकी वजह से वोटों की तकसीम होगी, बीजेपी को फ़ायदा होगा, बीजेपी में सरकार बन जाएगी, और ऐसे लोगों को सपोर्ट बीजेपी के ज़रिए किया जाता है। चुनांचे ऑटोमेटिक मुसलमानों का नज़रिया तब्दील हो जाता है, और मुसलमान ऐसे लोगों को आरएसएस का एजेंट, बीजेपी का एजेंट समझते हैं। और कोई भी ऐसी रियासत जहां कोई मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां पहुंच जाती है, तो वहां पर कांग्रेस अपनी हार का ठेकरा उन्हीं मुसलमान पार्टियों पर फोड़ देती है और ख़ुद को मासूम करार दे देती है, कह देती है कि उनकी वजह से हम हार गए। लेकिन अभी यानी 2021 में मामला कुछ बदला है, और ये शायद असर हुआ है बिहार असेंबली चुनाव से। बिहार में अख्तरुल इमान और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत कोशिशें की कि जो सेकुलर पार्टियां हैं बिहार की, आरजेडी या कांग्रेस, वो हमारे साथ अलायंस करके चुनाव लड़े, लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी, और बिलाखिर तने तनहा 5 सीटों पर मजलिस ने जीत हासिल कर ली। इस चुनाव का असर पड़ा, इस नतीजे का असर पड़ा, और कांग्रेस ने आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल को भी तस्लीम किया। हालांकि पहले से बातचीत हो रही थी, क्योंकि पिछले 2-3 चुनाव में कांग्रेस ने देख लिया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल और आसाम में AIUDF की अपनी एक ताकत है, उनकी एक हैसियत है, उसे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। 1000 बार हम कह लें कि बदरुद्दीन अजमल बीजेपी के लिए आए हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो एजेंडा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये अब मजबूत हो चुके हैं, लगातार 3 मरतबा लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, असेंबली में बार बार जीत रहे हैं। इसलिए 2021 का विधानसभा चुनाव आसाम में कांग्रेस मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलकर लड़ रही है। 27 मार्च को वहाँ पहले मरहले का चुनाव है, 3 मरहलों में चुनाव होना है, और अभी तक मुकम्मल फाइनल तो हो चुका है, लेकिन सीटों का ऐलान बाकी है, अभी कुछ देर में 2 दिन में हो जाएगा। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी जाना चाह रहे थे, कांग्रेस ने ओवैसी को रोकने के लिए अब्बास सिद्दीकी के साथ अलायंस कर लिया। अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी बनाई 1 महीना पहले, और नाम रखा इंडियन सेकुलर फ्रंट। कांग्रेस को अंदाज़ा लग गया कि अब्बास सिद्दीकी के बगैर
ये पार्टी कामयाब यानी अब्बास सिद्दीकी से मिले बगैर हम बंगाल में कामयाब नहीं हो सकते। चुनांचे लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने एक्सेप्ट किया अब्बास सिद्दीकी को, उनके साथ हाथ मिलाया। 28 फरवरी को बंगाल के ब्रिगेड मैदान में एक बहुत बड़ी रैली थी लेफ्ट कांग्रेस अलायंस की। उस अलायंस में लेफ्ट और कांग्रेस के रहनुमाओं ने अब्बास सिद्दीकी को भी मदऊ किया, उनको भी बुलाया और सभी रहनुमाओं ने एक साथ उस रैली में शिरकत की। और वहीं से अलायंस का पैगाम गया कि बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के अलावा तीसरा फ्रंट भी बहुत मजबूत है और वो है कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का अलायंस। बंगाल में कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट को 30 सीटें दी गई है। इसके अलावा सीटों पर लेफ्ट की पार्टियां लड़ रही है। मगरबी बंगाल कांग्रेस कमेटी के सदर है अधीर रंजन चौधरी, वो लोकसभा में भी अपोजिशन लीडर है। उन्होंने आनंद शर्मा के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि हम जो कुछ फैसला लेते हैं वो पार्टी का ही फैसला होता है, कोई मेरा फैसला नहीं है। उन्होंने भी तंज किया आनंद शर्मा पर, दीगर नेताओं पर और कहा कि जो G23 ग्रुप है इनकी नीयत में खोट है, ये किसी और को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल इन नेताओं पर इल्ज़ाम लग रहा है आरएसएस को और मोदी को फ़ायदा पहुंचाने का। और जब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद के लिए आंसू बहाया है, तब से तो लोगों का शक और मजबूत हो गया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो एक तरह से सही तज्जिया है, कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने आंसू बहा करके गुलाम नबी आज़ाद के वक़ार को ख़त्म कर दिया है। इधर पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद भी नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ़ कर बैठे और इसकी वजह से अब और उन पर शक की सुई घुमा दी गई है। जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद ने नरेंद्र मोदी के ताल्लुक़ से कहा कि नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचते थे, वो इस तरह का काम करते थे और इस तरह की मेहनत मुशक्क़त करके यहाँ तक पहुँचे हैं। कांग्रेस की लीडरशिप नरेंद्र मोदी के चाय बेचने वाले बात को ही अफसाना झूठ करार देती रही है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने एक तरह से तारीफ़ करके इसको सच साबित कर दिया है और यहीं से लोगों ने और ज़्यादा गुलाम नबी आज़ाद और पूरे G23 ग्रुप को मशकूक बना दिया है। बहरहाल आसाम और बंगाल में चुनाव की तैयारी पूरे उरूज पर है, हर जगह पूरी कोशिश हो रही है। प्रियंका गांधी आसाम का दौरा कर रही है, राहुल गांधी तमिलनाडु को संभाल रहे हैं, केरला को भी वो देख रहे हैं। मगरबी बंगाल में अधीर रंजन चौधरी है, पुडुचेरी का भी चुनाव होना है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के चुनाव की जो अपडेट होगी वो हम आपको यहाँ पर लगातार पेश करते रहेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।